जो सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आती तो एकदम से माइक बंद हो जाता है। और वो ये भी भूल गए हैं कि अब वो विपक्ष में नहीं है, वो प्रतिपक्ष में हैं। और ऐसा तो 1952 से कभी नहीं देखा गया। एक प्राइवेट बिजनेसमैन क्या कर रहा है, उसने अपना पैसा कैसे कमाया, उसमें किसी भी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर केतन पारेख के मामले में एक संयुक्त संसदीय समिति क्यों बनी थी? प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उस मांग को स्वीकार किया। 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक लोकसभा में और राज्यसभा में विस्तृत चर्चा हुई, जबकि लड़ाई सरहद के ऊपर चल रही थी। उन 65 में से हम 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स एक्सेस नहीं कर पा रहे। एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे एक बहुत अजीब सी सकपकाहट इस देश में सुनने को और देखने को मिलती है। इस देश में लोग पहले ये तय करते हैं कि निकालना किसको है, और फिर जो निकाल सकता हो उसको वोट दे देते हैं। आपने ट्विटर पर यह लिखा कि आज देश इस मुकाम पे पहुंच गया है कि यह बहस करनी पड़ेगी कि संसद के अंदर सांसद को भी बोलने की आज़ादी है या नहीं है। तो ये आपको क्यों लगा, ऐसे क्या हालात बन गए? देखिए सौरभ जी, अगर आप संविधान की धारा 105 को अपने संज्ञान में लें तो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने सांसदों को ये आज़ादी दी कि जिस मुद्दे के ऊपर जिस भी तरह से वो उचित समझें वो अपनी बात संसद के समक्ष रख सकते हैं। और ये जो प्रिविलेज है ये कोडिफाइड है, धारा 105 में इसका साफ तौर से जिक्र है। अब संवैधानिक पद पर आसीन कुछ बहुत ही गणमान्य व्यक्तियों ने ये टिप्पणी की कि इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि संसद के पटल के ऊपर जो फ्री फॉल ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या उचित है, उसको क्या इजाज़त देनी चाहिए, क्या सांसदों को बोलने से पहले हर चीज़ को प्रमाणित करना चाहिए। और मेरे नज़र में, और क्योंकि मैं संविधान के जो निर्माता हैं उनके जो वक्तव्य हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, मेरा ये मानना है कि संविधान के निर्माताओं ने साफ तौर पर ये आज़ादी दी सांसदों को कि किसी भी मुद्दे के ऊपर किसी भी तरह से वो अपनी बात रख सकते हैं। और सिर्फ वहीं तक नहीं छोड़ा, वो आज़ादी आप लोगों को भी दी कि उस बात को जब आप ब्रॉडकास्ट करें या उस बात को जब आप लिखें तो आपके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसलिए ऐसी टिप्पणियों के बाद ये ज़रूरी हो गया कि इस बात के ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए कि सांसदों को जो अख्तियार संवैधानिक तौर पर दिए गए हैं, क्या उन अख्तियारों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। मनीष जी, दर्शकों की सुविधा के लिए थोड़ा और सरलता से इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बात करते हुए, क्या सदन के अंदर बाकी विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है? क्या आपका ये आरोप रहेगा? आपकी पार्टी ये बात कहती है, राहुल गांधी ये बात कहते हैं, बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिए जाते हैं। क्या विपक्ष के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है संसद के अंदर? कोई पक्षपात है, कोई भेदभाव है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। और विपक्ष के बेंचेस पर बैठे कई सांसदों का ये अनुभव है कि जब कोई ऐसी बात कही जाती है जो सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आती तो एकदम से माइक बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये जो संसदीय परंपराएं हैं, भारत का लोकतंत्र है, जो संविधान में आज़ादी दी गई है हर व्यक्ति को कि अपनी बात वो खुलकर और बिना संकोच के रख सके, इसके ऊपर किसी तरह से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है? समझना चाह रहा हूँ डिटेल में। मान ले, क्योंकि सबका समय अलॉट होता है, जो भी पीठासीन व्यक्ति हैं वो समय देते हैं। मनीष जी को समय मिला है कि आप बोलेंगे, आपके समय में आप मान लीजिए 10 मिनट आपको मिला है, उस 10 मिनट में आपने अगर कोई ऐसी कोई बात कही सरकार को चुभने वाली, उस बीच में भी माइक बंद हो जाता है, ये आरोप है? देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही है और मैं फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ कि कई सांसदों का ये अनुभव है कि चाहे 0R हो, चाहे जब बहस हो रही हो, कभी कभी ऐसी बात जो सरकार को बुरी लगती है या कड़वी लगती है या कटाक्ष के रूप में कही जाती है, ये पाया जाता है कि एकदम जो हरी बत्ती है वो लाल हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है? और इसलिए, क्योंकि मैं क्यों धारा 105 का निरंतर और लगातार जिक्र कर रहा हूँ, संविधान के निर्माताओं ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि अगर कोई सांसद ऐसी बात भी कह रहा हो जो कल पूरी तरह से सही ना निकले, उसको वो बात कहने की भी आज़ादी है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और अगर आप उस बात को अपने चलचित्र पे दिखाते हैं या किसी अखबार में लिखते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसलिए ये एक बहुत ही व्यापक
अख्तियार सांसदों को संविधान के निर्माताओं ने दिए हैं। और इसलिए अगर इसके ऊपर कोई टिप्पणी होती है या कोई वक्तव्य जारी दिया जाता है या एक बहस का मुद्दा बनाया जाता है कि क्या सांसदों के पास ये अख्तियार होने चाहिए, तो फिर तो धारा 105 के ऊपर एक विस्तृत और व्यापक बहस का मुद्दा बनता ही है। नहीं, लेकिन आज तो हमारे देश में हालत ये है कि राहुल गांधी बोले 40 मिनट बोले। अब बीजेपी वाले कहते हैं कि जो व्यक्ति 40 मिनट पार्लियामेंट में बोल चुके हैं, उनके मन में जो आरोप वो लगाना चाहते थे, मन में था वो आरोप लगाया। अडानी का मुद्दा उठाना चाहते थे, उन्होंने अडानी पर ही पूरी स्पीच दी, और वो विदेश में जाकर ये कह रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता। इससे बड़ा विरोधाभास आयरनी और क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि आप एक बहस की चर्चा कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं तो हम पिछले पौने 4 साल का जो हमारा तजर्बा है उसके आधार के ऊपर बहस करते हैं। ये बात सही है कि जब बहस होती है तो कभी कभी व्यक्ति को अपनी पूरी बात कहने का मौका दिया जाता है, पर यह भी सही है कि कभी कभी उस चीज़ को बीच में ही काट दिया जाता है। और इसलिए ये बात सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि जब कोई सांसद बोल रहा हो, चाहे वो 1 मिनट के लिए बोले, चाहे 1.5 मिनट के लिए बोले और चाहे 1.5 घंटे के लिए बोले, जब उसको बोलने की एक बार अनुमति दे दी गई है, इजाज़त दे दी गई है, अगर वो कोई ऐसी बात कह रहा है और अपने समय से थोड़ा आगे भी जा रहा है, तो क्या उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा, उसको वहीं टोक दिया जाएगा? इसके ऊपर एक चर्चा बनती है। हम पार्लियामेंट पर बात कर रहे हैं मनीष जी, ये मैसेज देश में बार बार लगातार जा रहा है कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरीके से डिसफंक्शनल हो चुकी है, और ये जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, उसके लिए एक बहुत दुखद तस्वीर है। हमारी पार्लियामेंट में चर्चा तक नहीं हो सकती, काम तो छोड़िए। हमें याद नहीं आ रहा कि वो आखिरी कौन सा अहम बिल था जो बड़ी विस्तृत चर्चा के बाद पास हुआ हो। हम एक पहले ये देखते थे कि विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर के शोर करता था, आजकल सत्ता पक्ष के लोग मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे। कभी एक पक्ष कभी दूसरा पक्ष, काम ही नहीं होता, बात ही नहीं होती। ऐसा है कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, और आपकी बात बिल्कुल सही है, ये कोई आज से शुरू नहीं हुई। ये पिछले 3-4 दशक से सिर्फ भारत की संसद में ही नहीं, पर भारत की जो विधानसभाएं हैं उनमें भी ऐसी परिस्थिति है, और इसका कोई ना कोई हल निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी बात सही है कि ये देश में इसका जो संदेश है वो कोई सही नहीं जाता। पर मैं आपकी जानकारी के लिए, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि नवंबर 2010 में जब सत्तारूढ़ दल विपक्ष में था, तो पूरा एक संसद का सत्र चलने नहीं दिया गया था जेपीसी की मांग को लेकर। और जब अप्रैल 2011 में सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया, उसके बाद ही बजट का जो सेशन था या सत्र था वो चल पाया। उसके बाद 2012 से लेकर 14 तक कई ऐसे संसद के सत्र आए जिनको ऐसी विडंबना का, ऐसे विघ्न का सामना करना पड़ा। और उस समय के जो नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया दैट डिसरप्शन इज अ लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक। और इस बात को शायद सत्तारूढ़ दल ने अपने दिल में और जहन में उतार लिया है, और वो ये भी भूल गए हैं कि अब वो विपक्ष में नहीं है, वो प्रतिपक्ष में है। और ऐसा तो 1952 से कभी नहीं देखा गया कि सत्ता पक्ष संसद ना चलने दे। ये आज हो रहा है, लेकिन वो जो वाक्य है उसको विपक्ष ने भी तो दिल में बैठा लिया है। वो कब से नोटबंदी से लेकर के, उसके बाद राफेल को लेकर, कभी पेगासस को लेकर, कभी महंगाई को लेकर, अब लगातार कभी अब अडानी को लेकर, हर सत्र वॉश आउट हो रहा है। तो मैंने इसीलिए ये सुझाव दिया था कि देखिए, संसद एक हफ्ते में 5 दिन चलती है। 11 बजे संसद मिलती है, 2 बजे सरकारी कामकाज शुरू होता है, 6 बजे सरकारी कामकाज ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मेरा ये सुझाव था कि हर हफ्ते 3 दिन 6 से लेकर 9 बजे तक जो सामूहिक तौर पे विपक्ष एक मुद्दा तय करे, उसके ऊपर आप धारा 193 के तहत, जिसमें वोट नहीं पड़ता, आप चर्चा करा लीजिए। तो जो सदन है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा। प्रश्नकाल भी होगा, 0 आवर भी होगा, जो सरकारी कामकाज है वो भी होगा, और जिन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहता है, विपक्ष के पास भी अनुमति होगी उन मुद्दों को उठाने की, और उसके ऊपर कोई वोट का प्रावधान भी नहीं है। मनीष जी, इसमें सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात तो यह है, या हास्यास्पद स्थिति यह है कि हर बार जब ऐसी परिस्थिति आती है पार्लियामेंट में, तो सरकार ये कहती है कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, और विपक्ष ये कहता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, क्योंकि चर्चा होती नहीं है। देखिए, आज आपने संयुक्त संसदीय समिति की जो विपक्ष की मांग है, ये कोई पहली बार तो उठी नहीं है। अगर आपको याद होगा 1992 में जब हर्षद मेहता वाला प्रकरण हुआ, उस समय भी भारत की जो अदालतें थीं, उन्होंने उस मामले को संज्ञान में लिया।
पर फिर भी संयुक्त संसदीय समिति बनी, उसने हर चीज़ का विश्लेषण किया, अपनी सिफारिशें दी। 2001 में जब केतन पारेख का प्रकरण हुआ, फिर वो मामला अदालतों के संज्ञान में था, उसके बावजूद संयुक्त संसदीय समिति बनी, उसके ऊपर चर्चा हुई। फिर 2010 में जब 2G का प्रकरण हुआ तो वो मामला सिर्फ उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में ही नहीं था, वो जो निचली अदालतें हैं उनके संज्ञान में भी था। कई लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया, जिनको फिर अदालत ने बाइज्जत बरी किया गया। उसके बावजूद एक संसदीय समिति बनी और उस संसदीय समिति ने 2 साल उस मामले की पूरी तरह छानबीन की। मैं उस संसदीय समिति का सदस्य था अक्टूबर 2012 तक, जब मैं उसके बाद मंत्री बन गया। पर 2013 में उस संसदीय समिति की एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट आई। तो ये जो सत्ता पक्ष दलील दे रहा है कि क्योंकि मामला न्यायालय के संज्ञान में है, इसके ऊपर संसद बहस नहीं कर सकती या संसदीय समिति नहीं बन सकती, ये दलील पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अगर आप पिछली परंपराओं को संज्ञान में ले, जो पिछले प्रीसिडेंट्स हैं उनको देखें, तो अनेकों बार ऐसा हुआ है संसद के इतिहास में कि ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं ये समानांतर चली। ये बात अभी ठीक है, मडानी प्रकरण की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बना दी है, कमेटी जांच कर रही है। मैं वही तो आपको कह रहा था कि 2G वाला मामला जब मुल्क के सामने आया तो कई लोगों ने जनहित याचिका दायर की, उसको उच्चतम न्यायालय में अपने संज्ञान में लिया, CBI ने केस रजिस्टर किया, कई लोगों को गिरफ्तार किया। वो मामला निचली अदालतों के सामने भी था, उसमें आरोप पत्र दाखिल हुआ, उसके बावजूद भी तो संयुक्त संसदीय समिति चलती रही। उसमें एक फर्क बताते हैं, उसमें फर्क ये है कि जब 2G की बात हुई या कोल एलोकेशन की बात थी, एक नेशनल रिसोर्स के आवंटन की पे घपले की बात की जा रही थी। यहाँ कोई ऐसा विषय नहीं है, एक प्राइवेट बिजनेसमैन क्या कर रहा है, उसने अपना पैसा कैसे कमाया, उसमें केंद्र उसमें किसी भी सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये तर्क दिया जाता है। इसके विषय में पार्लियामेंट क्या करेगी? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो फिर केतन पारेख के मामले में एक संयुक्त संसदीय समिति क्यों बनी थी? फिर हर्षद मेहता के मामले में एक संयुक्त संसदीय समिति क्यों बनी थी? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अगर इस दलील को मैं आगे लेके जाऊं तो मार्केट में अगर कोई व्यक्ति खेल रहा था और उसने पैसा कमाया और कई लोगों का पैसा चला गया, तो उसमें फिर सरकार का और संसद का क्या लेना देना था? केतन पारेख वाले प्रकरण में आपके संयुक्त संसदीय समिति क्यों बनी? संयुक्त संसदीय समिति बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अदालतें हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती हैं। वो ये देखती हैं कि क्रिमिनलिटी तो नहीं है, कोई कानून तो नहीं तोड़े गए, और अगर कानून तोड़े गए हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। जहाँ तक संसद का सवाल है, क्योंकि संसद का एक रेगुलेटरी रिमिट है इन रेगुलेटरी बॉडीज़ के ऊपर, सेबी के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, और उसके साथ साथ जो नीतिगत मामले हैं, पॉलिसी इश्यूज़ हैं, रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, वो अदालत के संज्ञान में नहीं आते। अदालत ने तो कई बार ये बात को कहा है कि जब सरकार कोई नीतिगत फैसला लेती है तो बहुत ही कम बिंदुओं के ऊपर हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं। आप लोग ये भी कहते हैं कि जेपीसी बनेगी, उसका अध्यक्ष तो सरकार का ही कोई सदस्य रहेगा या रूलिंग पार्टी का कोई व्यक्ति रहेगा, इससे निकलेगा क्या? मतलब ये मैं एक आम पब्लिक के मन का सवाल। देखिए, 2G में भी जो चेयरमैन थे वो कांग्रेस से थे। जब केतन पारेख की संयुक्त संसदीय समिति बनी, उस समय जो अध्यक्ष थे वो NDA भाजपा से थे। जब 1992 में समिति बनी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का ही कोई सदस्य उसका चेयरमैन था। तो इसलिए चेयरमैन होने से या ना होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे जब डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर JPC बनी, उसकी चेयरमैन पहले मीनाक्षी लेखी थी जो नई दिल्ली से सांसद है, उसके बाद PP चौधरी जी बने जो पाली से सांसद हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने सबने डाइसेंट नोट्स लिखे। डाइसेंट नोट्स का ये असर हुआ, सरकार ने वो पूरा विधेयक वापस लिया और फिर उसके ऊपर पुनर्विचार करके अब वो विधेयक दोबारा से संसद के सामने लेके आ रहे हैं। तो ये अगर आप दलील मान लें कि क्योंकि सरकार की मेजॉरिटी रहती है इसलिए संयुक्त संसदीय समिति का कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो पूरी तरह से गलत है। चाहे हम माइनॉरिटी में थे, पर हमने अपनी बात रखी और हमारी बात में वजन था, जिसके कारण वो जो विधेयक था उसको अमेंड किया गया। 92 अमेंडमेंट सजेस्ट की गई, हम में से कई लोगों ने उस बिल को पूरी तरह से खारिज कर दिया, सरकार ने वो बिल वापस लिया। वो तो इसी संसद के कार्यकाल में हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि आप विपक्ष जो है जिसको कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है वो JPC की मांग से पीछे नहीं हटने वाला। सरकार ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि वो इस मांग को मानने वाली है। अब ये लॉकजाम तो बना रहेगा ऐसा लगता है। मैं दूसरे विषय पर बढ़ना चाहता हूँ, चीन के विषय पर। आपकी पार्टी ने भी हाल में इस मुद्दे को दोबारा उठाते हुए कहा तो था कि लाल आंख दिखाएंगे और लाल कालीन बिछा दिया शी जिनपिंग के लिए।
ये आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया जाता है। आपकी पार्टी कहती है कि शी जिनपिंग से डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, छोड़ दें बॉर्डर पर जो हो रहा है या हमारा रिस्पॉन्स क्या है और चीन ने जो किया है, एक नेशन का रिस्पॉन्स जो होना चाहिए उसमें सरकार भी शामिल है, विपक्ष भी शामिल है, देश, पूरा देश शामिल है। क्या हम एज ए नेशन वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वर्ष 2012 में शी जिनपिंग पहली बार चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, 2013 में चीन के राष्ट्रपति बने और 2013 में मई में अप्रैल में, अगर मेरी याददाश्त ठीक काम कर रही है, तो डेप्सांग का प्रकरण हुआ। उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और चीन के जो नए प्रधानमंत्री थे उनका पहला विदेशी दौरा भारत का था। बड़े साफ तौर पर यह संदेश भेजा गया कि अगर जो डेप्सांग की घुसपैठ है उसको वापस नहीं लिया गया तो फिर वो दौरा नहीं हो पाएगा। और डेप्सांग की जो घुसपैठ थी वो वापस हुई। फिर वर्ष 2014 में जब शी जिनपिंग भारत आए और प्रधानमंत्री ने उनकी आओ भगत अहमदाबाद में की, तो एक तरफ तो आओ भगत हो रही थी, दूसरी तरफ चुमर का ट्रांसग्रेशन हो रहा था। उसके बाद डोकलम का प्रकरण हुआ और बस 1 सेकंड, यही बात, यही जब कहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चुमार में घुसपैठ हो रही थी, प्रधानमंत्री को पता था, तब भी वो झूला झुला रहे थे, ऐसा तो नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं और चीन की फौज भारत की सरहद में घुसपैठ कर रही हो, ऐसा तो नहीं है कि शी जिनपिंग को उसका पता नहीं होगा, या वहाँ पे उनके जो जर्नैल हैं वो रोग हो गए, या जब डोकलम का प्रकरण हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि शी जिनपिंग को उसका पता नहीं होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री उनसे वुहान में मिले, फिर मामलापुरम में मिले, उसके बाद फिर अप्रैल 2020 का प्रकरण हुआ, गलवान में भारत के जवानों की हत्या की गई, जवान शहीद हुए, 20 जवान हमारे शहीद हुए। उसके बाद परिस्थिति ऐसी बनी हुई है सरहद के ऊपर, जो नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कि 50-60 हज़ार सैनिक दोनों तरफ से तैनात है। तो क्या ये ऐसा विषय नहीं है जो भारत की सामरिक सुरक्षा से, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, कि उसके ऊपर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए? और मैं उसका आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। नवंबर 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मरहूम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, 5 सदस्य थे भारतीय जनसंघ के राज्यसभा में। उन्होंने एक मांग की कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उस मांग को स्वीकार किया। 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक लोकसभा में और राज्यसभा में विस्तृत चर्चा हुई, जबकि लड़ाई सरहद के ऊपर चल रही थी। लोकसभा में 165 सदस्य बोले, राज्यसभा में भी 100 से अधिक सदस्य बोले। उससे कोई भारत की सेनाओं का मनोबल गिरा नहीं था। एक संदेश गया था कि पूरा मुल्क फौज के पीछे खड़ा है। तो संसद में बहस का ये मतलब नहीं है कि आप कोई तू मैं करेंगे या आप एक दूसरे के ऊपर हस्तक्षेप, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। सवाल ये है कि 2012 के बाद ऐसा क्या बदला है कि जो 1993 का करार है, 1996 का करार है, चीन के साथ 2012 का करार है, चीन निरंतर और लगातार वो करार तोड़ रही है। और ये सिर्फ भारत के साथ ही नहीं हो रहा है, जापान के साथ सेंकाकू आइलैंड्स में हुआ, साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, जो 7 डैश लाइन है या 7 डॉट लाइन है, 7 डैश लाइन है, उसमें चीन अपनी जो वर्चस्व है उसको बढ़ाता जा रहा है। ताइवान के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। तो क्या ये जो पूरा सामरिक परिप्रेक्ष्य है, इस सामरिक परिप्रेक्ष्य के ऊपर क्या भारत की संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए कि अगले 10-20 साल तक भारत का रुख, जो आप एक यूनाइटेड रिस्पॉन्स कहते हैं, कि भारत का रुख चाहे किसी भी दल की सरकार रहे, वो चीन के प्रति क्या होना चाहिए? एक मल्टी पार्टीजन कंसेंसस चीन को लेकर भारत की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें बनाने की जरूरत है। आप बात कह रहे हैं वो बहुत गंभीर बात है, आप जियोपॉलिटिक्स के जानकार हैं, इसलिए आप ऐसी गंभीर बात कह रहे हैं। लेकिन आरोप जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। आरोप तो ये है कि ये सरकार इतनी कमजोर है कि चीन इसका फायदा उठा रहा है। शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमजोर नेतृत्व का फायदा उठाते हुए ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए जब कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर बहस होती है, और संसद में कई बार ऐसी बहस हुई है, पहले भी हुई है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 1971 की लड़ाई चल रही थी, जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद किया, एक नए मुल्क की संरचना की, उस समय भारत के संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और रोज भारत के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री संसद को आके बताते थे कि आज युद्ध में कार्रवाई की क्या हुई। पहला महायुद्ध जब हुआ
तो ब्रिटेन की और बाकी जो लोकतांत्रिक मुल्क थे उनकी संसद चल रही थी, दूसरे महायुद्ध में भी ये हुआ। तो ये कोई ऐसी मांग नहीं है। और एक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप अपने आप को लोकतांत्रिक मुल्क मानते हैं तो आप इन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तो क्या मैं आपको सिर्फ एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, क्या संसद का काम यही रह गया है कि सड़क कहाँ बनेगी, आपके नल कहाँ लगेगा, आपके कुआं कहाँ खुदेगा? वो ज़रूरी हो सकता है, पर संसद का काम ये है कि जो राष्ट्र के सामने गंभीर चुनौतियां हैं, गंभीर मुद्दे हैं, उनके ऊपर एक व्यापक और खुले मन से चर्चा हो। तो इसलिए मेरा मानना ये है, क्योंकि मेरे तो 56 सवाल चीन के ऊपर पिछले सितंबर 2020 से लेके आज तक संसद में एडमिट नहीं किए गए। आपने 56 ही क्यों पूछे? नहीं, अब 57 भी हो गए हैं। 56 इंच से जुड़ा हुआ होगा। नहीं, अब 56 तो डिसअलाउ किए गए हैं, अब एक 57वां भी हो गया है मेरे ख्याल में, क्योंकि और ये हम नहीं कह रहे। देखिए, जो लेह और लद्दाख की एसपी हैं नित्या जी, उन्होंने एक पेपर लिखा, डायरेक्टर जनरल्स की कॉन्फ्रेंस में वो पेपर प्रस्तुत किया गया, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, वो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसमें साफ तौर से ये लिखा है कि जो 65 हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, उन 65 में से हम 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जहाँ तक हमारी सरहद है, हमारी प्रभुसत्ता जहाँ तक चलती है, वहाँ तक हम जाकर अपना वर्चस्व दिखा सके। अगर 65 में से 25 जगह ऐसी हैं जहाँ हम कल तक पेट्रोल करते थे और आज पेट्रोल नहीं कर रहे, तो क्या गंभीर बात नहीं है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सदन में, संसद में ऐसे गंभीर विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा अब आपसे इस विषय पर आखिरी प्रश्न ये है कि क्या हमें ये भी नहीं मानना चाहिए कि आज की मौजूदा सरकार, वो चाहे किसी की भी सरकार होती, और देश की फौज जो भी उसके बस में होगा, देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए वो कर रही होगी? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि आपने कहा कि मैं सामरिक मामलों में दिलचस्पी लेता हूं। मैंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है जो 2021 में छपी थी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सरकार या फौज अपना काम नहीं कर रही है, जितनी उनकी क्षमता है उससे बढ़कर काम कर रहे होंगे। पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्या सरकार का उत्तरदायित्व तो नहीं बनता, जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो भारत की सबसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक इकाई है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको आके बताएं कि भाई क्या परिस्थिति है और उस परिस्थिति में हमारी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है। एक ऑल पार्टी, एक सर्वदलीय आम सहमति चीन के ऊपर भारत की सुरक्षा के लिए बनना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जहां से आप चुनकर के आते हैं, पंजाब की। पंजाब को लेकर के अचानक लोगों के मन में, देश के लोगों के मन में और पंजाब के लोगों के मन में खासकर एक डर पैदा हुआ है कि कहीं खालिस्तान का जिन्न दोबारा तो खड़ा नहीं हो रहा है। इसके पीछे वजह भी हैं, कुछ तस्वीरें आई हैं, कुछ एक शख्स वहाँ पर जो है कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए नजर आए हैं। आपको लग रहा है कि हालात ऐसे हैं जिन पर नजर जानी चाहिए? कि 1971 की लड़ाई जब पाकिस्तान हारा, जब बांग्लादेश का निर्माण हमने किया, तो उन्होंने दो चीज़ें सुनिश्चित की कि एक, वो परमाणु बम बनाएंगे मुल्तान कॉन्फ्रेंस में जनवरी 1972 में, और दूसरा, वो भारत को दे विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और उसका जो पहला आविष्कार था वो पंजाब में हुआ, उसके बाद कश्मीर में हुआ। तो पंजाब में जब भी परिस्थितियां संवेदनशील बनती हैं तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से पंजाब की परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों में बनी, हर पंजाबी को और हर देशवासी को उसके ऊपर चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब की जो होंद है वो पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत है, हिंदू सिख भाईचारा है। 1985 से लेकर 1995 तक पाकिस्तान के मंसूबों ने उस पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत को कमज़ोर नहीं कर पाए। आज उस पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की रक्षा करने की, सुरक्षा करने की ज़रूरत है। तो हर व्यक्ति को ये आज़ादी है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सके। संविधान ये इजाज़त देता है, पर उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि किसी भी तरह से पंजाब की अमन और शांति को सेंध नहीं लगनी चाहिए। बहुत से लोगों का मानना है कि वहाँ जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार, वो सॉफ्ट है कुछ ऐसे एलिमेंट्स पर जिनकी सेपरेटिस्ट सोच है या जो अतिवादी लोग हैं। आप सहमत हैं इस आंकलन से? देखिए, ऐसा है कि पंजाब ने मार्च 2022 में एक नया तजर्बा किया। एक नई पार्टी को, जो पंजाब की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में खुबी हुई नहीं थी, उसको मौका दिया, अपनी बागडोर, अपना भविष्य उनके हाथ में सौंपा। मैं निरंतर और लगातार, भगवंत मान जी हमारे कॉलीग भी थे पार्लियामेंट में, उनसे निरंतर और लगातार ये कहता रहा हूँ
कि देखिए, दी सिक्योरिटी ऑफ पंजाब शुड बी और हैज़ टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि पंजाब में जब सुरक्षा में लचीलापन आ जाता है तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा, एक तो जो बॉर्डर के उस पार बैठे हैं उनके मंसूबे ख़त्म नहीं हुए, और फिर जो अराजक तत्व हैं वो भी उसका फ़ायदा उठाते हैं, और परिस्थितियां इस तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, फिर उसका खामियाजा आप देश को भगवंत मान सरकार की मंशा पर शक नहीं करेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि पंजाब के इतिहास को समझें। मनीष जी, अंत में इंटरव्यू में मैं आपसे अब शुद्ध प्योर पॉलिटिक्स की बात करना चाहता हूं। आम चुनाव अब से लगभग 1 वर्ष दूर हैं। कांग्रेस पार्टी को अपनी फॉर्च्यून्स रिवाइव करने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। हाल में जो चुनाव हुए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी में उन लोगों में से हैं जो कि एक बड़ी रेयर कमोडिटी होते जा रहे हैं, वो है लोकसभा एमपी। 2024 में उस तादाद को कम से कम दुगना तिगुना अगर 4 गुना करें तो बहुत बड़ी बात होगी कांग्रेस पार्टी के आज से लिहाज से सोचे तो ये लक्ष्य होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का। कैसे होगा ये, वो नैरेटिव कांग्रेस जो लोगों के मन का खो चुकी है वो कैसे दोबारा बनाए? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, उसके बाद जो रायपुर का कांग्रेस का सेशन हुआ, तो एक कोशिश की गई कि एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव इस मुल्क के सामने पेश किया जाए, और उसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है कि भाई जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी एक विचारधारा है, उसके विपरीत हमारी ये विचारधारा है और हमारा ये नैरेटिव है। अगर आपको याद हो, जब ये 2014 में सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इस देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ना चाहिए या कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, लोगों ने उनको मौका दिया। अब अच्छे दिन ऐसे आए कि 1000 रुपये से ज़्यादा का गैस का सिलेंडर हो गया है, 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत है, महंगाई ने त्राही करवाई हुई है, और अनेकों ऐसे विषय हैं जो आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन सब मुद्दों को को पिरोकर कांग्रेस पार्टी को इस देश के सामने एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव देने की जरूरत आपसे मैं ये सवाल इस तरीके से पूछता हूँ, लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के पास क्या वो लीडरशिप है? और फ्रैंकली पूछता हूँ आपसे, क्या राहुल गांधी वो लीडर हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के पास आज एक नहीं अनेक लीडर हैं, और राहुल गांधी जी को इस बात का क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक इतनी लंबी यात्रा की और लाखों लोगों से मिले, और एक ऑल्टरनेटिव विजन जो उनका था उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसके साथ साथ कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक चुनाव करवाए, एक नया अध्यक्ष चुना। उसके बाद जो रायपुर का सेशन था उसमें उस चीज़ को एम्पलीफाई करने की कोशिश की गई। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई नेतृत्व की कमी है। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, 2 इलेक्शंस सीधे हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। आप माने या ना माने, कांग्रेस पार्टी एक प्रिंसिपल अपोजिशन रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वो तो चेहरा रहे उनका, यहाँ चेहरा राहुल गांधी का ही दिखा है हमेशा। आपने उनको पिच किया हो चाहे ना किया हो, लोगों ने चुनाव किया है नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, और चुनाव साफ था। देखिए, हर चुनाव अलग होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2004 के चुनाव में जो सत्तारूढ़ दल था उनका चेहरा मरहूम प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा चेहरा नहीं था उस चुनाव में, कोई डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नहीं था। पर 2004 में यूपीए की सरकार बनी। 2009 में कांग्रेस ने ये सुनिश्चित किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो 2009 में सरकार बनी। 2014 में आपकी बात सही है, 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा। तो इसलिए हर चुनाव की जो परिस्थिति है और जो तासीर है वो अलग होती है, और 2024 का जो चुनाव है वो बहुत अलग सा चुनाव होने वाला है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत जो मैं सियासत को समझता हूँ, 42 साल मैंने भी कांग्रेस पार्टी में लगाए हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे एक बहुत अजीब सी सकपकाहट इस देश में सुनने को और देखने को मिलती है। जो इस मुल्क के लोग हैं, जो उनकी एक कॉमन सेंस जिसे कहते हैं, उसके ऊपर मुझे बहुत भरोसा है। क्योंकि लोगों को एक व्हीकल चाहिए, अगर उनको सत्ता परिवर्तन करना है तो आफ्टर ऑल उनको किसी और को वोट देना पड़ेगा, किसी को वोट आउट करने के लिए। तो वही मेरा सवाल था कि वो व्हीकल कौन बनेगा? इसमें भी विरोधाभास है। इस देश में एक और बड़ी विचित्र परिस्थिति है। इस देश में लोग पहले ये तय करते हैं कि निकालना किसको है, और फिर जो निकाल सकता हो उसको वोट दे देते हैं। और वो वोट कभी कभी बहुत छितरा होता है पूरे देश में। मैं 77 का उदाहरण देता हूँ।
77 में लोगों ने यह फैसला कर लिया था कि कांग्रेस को नकारना है। पर उस समय भी जिस तरह के नतीजे उत्तर भारत में आए थे, वो नतीजे दक्षिण भारत से बिल्कुल विपरीत थे। कांग्रेस की उस समय भी 156 सीट आई थी, जिसको कांग्रेस की सबसे बड़ी हार माना जाता है। तो मेरा जहां आप ये कह रहे हैं कि अगर लोगों ने बीजेपी को हरा भी दिया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को 200 सीट दे देंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर जो सकबकाहट मुल्क में है वो इस पड़ाव तक पहुंच गई कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि बदलाव ज़रूरी है, तो फिर वो बदलाव किस किस्म का होगा वो उसका फैसला लोग अपने आप कर लें। अच्छा, ये बताइए कि क्या विपक्ष को कोई चेहरा देना चाहिए या नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं, ये प्रधानमंत्री बनेंगे हम? देखिए, ऐसा है कि ये फैसला तो कांग्रेस के नेतृत्व करना है। सामूहिक रूप से उनको ये फैसला करना है कि 2024 के चुनाव में क्या कांग्रेस पहले अपना कोई चेहरा आगे रखना चाहेगी, या जो कंबाइंड ऑपोजिशन है, सामूहिक विपक्ष है, वो एक चेहरा आगे रखना चाहेगी। इस चीज़ों के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी का भी उदय हुआ था, वो मई 2013 में जो गोवा में उनकी बैठक हुई, उसके बाद ही उदय हुआ था। तो इसलिए ये जो अगला एक साल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जो आखिरी साल होता है किसी भी सरकार का, और जब चुनाव की घंटियां सुनाई देनी शुरू होती हैं, तो लोग भी अपना मन बनाना शुरू करते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रणनीति बनाना शुरू करती हैं। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर